वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे प्रश्न का कौन सा उदाहरण होगा जिसमें छात्रों को जानकारी को एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी। अब एनालिसिस मतलब विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि किसी जो समस्या है, कोई सी भी समस्या है, उसको हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा कोई खिलौना है, गाड़ी है ना। तो अगर उसे हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो हम उसको पूरे खोल कर उसके पूरे पुर्जे निकालेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या क्या मशीनें फिट है। तो उसको टुकड़ों में हमने तोड़कर फिर चीज़ें देखी उसके अंदर, तो हमने क्या करा, उसका विश्लेषण किया। तो विश्लेषण क्या होता है, मतलब पूरा उसको टुकड़ों में तोड़कर चीज़ों को समझना, मतलब पूरा डीपली नॉलेज लेना किसी चीज़ का। तो इसका पहला वाला क्या है, ऑप्शन है टू किला मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। ये इसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ नायक के बारे में पूछा है। दूसरा, टू किला मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कथानक के बारे में पूछा है। थर्ड, टू किला मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में पूछा है, तो इसका एनालिसिस नहीं हो पाएगा, थर्ड भी नहीं आएगा। फोर्थ, टू किला मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इसका आंसर सिक्स का आएगा, फोर्थ। क्योंकि इसमें जो छात्र है वो प्रतीकवाद के बारे में पूरी जानकारी निकालेगा, उपन्यास में पूरे प्रतीकों के बारे में खोजबीन करेगा, डीपली उसके बारे में जानेगा, तो इसका एनालिसिस करेगा, तो इसलिए सिक्स का आंसर आएगा, फोर्थ। प्रश्न 7, अभिकथन ए। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। जैसे अभिकथन ए क्या है, सही है। क्योंकि देखो, बच्चा अगर तब बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा तब जब अगर वो स्कूल से इमोशनली अटैच है, अगर वह भावनात्मक रूप से एक लगाव महसूस करता है, तो वो क्या, उसका अधिगम में भी क्या होगी, क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो ये फर्स्ट वाला अभिकथन सही है। कारण क्या है, इसका कारण अभिकथन का क्या दिया कि कारण ये दिया है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। मतलब जो हमारे इमोशंस होता है उसका सीखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसलिए ये दोनों सही है और इसका आंसर आएगा टू। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 8, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे हम जेंडर से रिलेटेड प्रतिनिधित्व वाले क्वेश्चन पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, हमसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट आएगा इसका, जेंडर भूमिका सुनम्यता को हतोत्साहित करने, ये नहीं आएगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, इसका आंसर वैसे ये लग रहा है, अभी आगे और हम देखते हैं। थर्ड, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। फोर्थ, जेंडर पहचान को मजबूत करना। एट्थ का आंसर आएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। मतलब क्योंकि जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है पाठ्य पुस्तक में, ऐसे प्रश्न अगर हैं तो इसका मतलब है कि हम जेंडर की रूढ़ियों पर, जो परंपराओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका एट्थ का आंसर आएगा टू। प्रश्न नंबर 9, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, शिक्षार्थी मतलब जो विद्यार्थी होते हैं उनमें जो अलग अलग भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता है, उनको संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट आएगा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्र और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, ये गलत है। मतलब सारे विद्यार्थी जिनमें अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता है उनके लिए एक जैसा सेम सिलेबस लागू करना गलत है। दूसरा, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। कभी भी एक टीचर को बच्चों की जो व्यक्तिगत अलग अलग भिन्नता है उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 9 का फोर्थ, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। 9 का फोर्थ आंसर सही आएगा। मतलब जो उनमें अलग अलग विविधता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको एक विशेषता के रूप में मानना चाहिए, इसलिए 9 का आंसर आएगा फोर्थ। प्रश्न नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है, जो असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, वो कैसा होता है। मानक संदर्भित होता है, दूसरा गतिशील होता है, तीसरा वस्तुनिष्ठ होता है, चौथा योगात्मक होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है, टू आएगा, गतिशील होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए
टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और ये जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें ये क्या होती है, छात्र केंद्रित होती है, इसलिए 10 का आंसर आएगा 2, गतिशील होता है। प्रश्न नंबर 11, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार-बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। ये किसके संभावित लक्षण होते हैं? पहला फर्स्ट ऑप्शन है संचार संबंधी विकार, दूसरा दृष्टि संबंधी समस्याएँ, तीसरा भाषा की समझ की समस्या, फोर्थ स्वालीनता विकार। तो इसका आंसर आएगा 2 वाला, दृष्टि संबंधी समस्याएँ। प्रश्न नंबर 12, अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये सही है, क्योंकि कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। कारण क्या दिया है, आर, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये भी सही है कि विकास क्या होता है, विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती। विकास एक है ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये कारण आर भी सही है। इसलिए इसका आंसर आएगा ए और आर दोनों सही है और एक एक ही आर सही व्याख्या करता है।